होते हैं, सिग्नल्स पे होते हैं, या कोई ऐसी जगह जहाँ पर गाड़ी आप अपनी पार्क करना चाह रहे हैं तो वहाँ ये आपको नज़र रखी जाती है। और ये ज़्यादातर जो अभी तक जो सीसीटीवी और दीगर जो चीज़ें सामने आई उसमें 2-4 किस्म के लोग नज़र आते हैं। कुछ हमदर्दी के तौर पे आपके सामने नॉक कर रहे होते हैं, आपका शीशा बजा रहे होते हैं, और कुछ किताबें कापियाँ हाथ में पकड़ी होती है कि जनाब मैं बड़ा गरीब हूँ और आप मुझसे परचेज़ कर लें। इस तरह करके वो आपको अटेंशंस करते हैं अपनी तरफ। अच्छा, जब अटेंशन करते हैं वो हमेशा उस साइड पर जाते हैं जहां आपका मोबाइल पड़ा हुआ होता है या आपका लैपटॉप पड़ा हुआ होता है। तो वो क्या करते हैं कि आपको अटेंशन करते हैं और अटेंशन आपकी हासिल करते हैं। और जब आप उनकी तरफ मबजूल होते हैं, यानी कि अब मिसाल के तौर पे आपका मोबाइल पड़ा हुआ है राइट साइड पे, आपका मोबाइल वैसे अमूमन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं अपनी कार की जो खाली सीट होती है लेफ़्ट साइड वाली उस पर रख देते हैं। तो वो क्या करते हैं लेफ़्ट साइड पर जाकर आप से बात करेंगे और फौरी तौर पर आप अटेंशन होंगे, और उसके बाद वो जो साइड मिरर होता है वो उसको अपने हाथ से या अपने बॉडी से वो आपको बंद कर देते हैं उस साइड मिरर को, यानी कि जिससे साइड ग्लास से आपको नज़र आता है आपको। और उसके बाद वो थोड़ा सा आगे हट जाता है तो पीछे से एक आवाज़ आती है, आपको ये महसूस होता है कि शायद कोई शख्स मेरी गाड़ी के नीचे आ गया है। और जब आप देखने की कोशिश करते हैं तो आपको कोई नज़र नहीं आता, लेकिन जिसी असना आप उठते हैं या जाते हैं या उस तरफ आप बाहर निकल कर जाते हैं, उसी दौरान आपकी अटेंशन चूँकि गाड़ी से निकलना है, आपने वापस मुड़ के वहाँ तक जाना है, आपका लैपटॉप या मोबाइल वो गाड़ी से गायब कर दिया जाता है। और ये इस वक्त पूरे पाकिस्तान में भरपूर तरीके से हो रहा है। और इसकी बहुत सारी, चूँकि मेरे पास इसके बारे में कॉल्स भी आई, मुझे कहा गया कि जनाब इसको ज़रूर, जैसे कल चूँकि चेलम भी था उसके बावजूद मैंने कल भी आपको एक इशू बावर करवाया था कि किस तरीके से जो कोरियर कंपनी का एड्रेस मांग कर किस तरीके से लूटा जाता है, वो अपनी जगह। इस तरफ आप भी बता सकते हैं कि कोई खुदा न खास्ता आपके साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई ऐसा हादसा आपके साथ तो नहीं पेश आया कि किसी ने इस तरीके से आपको अपनी तरफ मतवज्जा करते हुए और आपको लूट लिया हो, आपका मोबाइल उठा लिया हो, या आपकी माउंट पड़ा हो, या कोई बैग पड़ा हो, या आपका लैपटॉप पड़ा हो तो वो ले जाए। तो ये एक मैं समझता हूँ कि बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन होती है, क्योंकि आप अकेले गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं या पार्क कर रहे होते हैं तो उस वक़्त आप फुल कॉन्सेंट्रेट अपनी ड्राइविंग पे कर रहे होते हैं, लेकिन उसी असना में इस तरह के लोग आपके साथ कार्रवाई करके चले जाते हैं जिसका आपको पता भी नहीं चलता। तो जनाब आबिदन अस्सलाम वालेकुम। अरे जनाब सवेर क्या है, सवेर कराची में हो जाती है क्योंकि हर चीज़ हमारे प्लान के हिसाब से मुमकिन नहीं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आप तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह आबिद अमीर साहब। बिल्कुल ऐसे ही है जी। बात यह है कि बाज़ दफ़ा आपके ख़ुद इल्म में नहीं होता कि आप जो जा रहे हैं जहाँ रास्ते में क्या आपके साथ हो सकता है, कुछ हादसा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो रब्बुल करीम आप पे, हम पे, सब पे अपना फजल करम रखे जी। कॉल लेते हैं, पहले सुनते हैं वो क्या कहते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है शकील भाई? जी मैं ठीक ठाक जी। कौन साहब कहाँ से? जी मैं अब्दुल कादिर शाह माड़ीपुर से। जी जनाब बात कीजिए। जी माशाल्लाह, टॉपिक तो आपने बड़ा अच्छा उठाया हुआ है। जी जी। लेकिन अर्ज ये है जी जी। अब हम जाए तो कहाँ जाए, है ना? जी जी। बाहर भी निकलना है, घर में भेज तो सकते नहीं, अब तो घर के दरवाजों में लुटना शुरू हो गया। ऐसे ही है ना? जी। अभी थोड़े दिन हुए मेरा मामू गया था जुम्मे की नमाज के बाद मेवा शाह कब्रिस्तान। जी जी। उसकी रूटीन हर जुम्मे को जाते हैं। तो अपनी अम्मी अब्बू की कब्र पे गया, दुआ खैर कर रहा था तो एक लड़का पैंट शर्ट में आया, सामने बैठ गया। तो मेरा मामू दुआ कर रहा था तो मेरे मामू ने इसकी नजर पड़ी, बोला ऐसी शायद आया होगा, कब्रिस्तान बैठा होगा। बोला दुआ करके मैं जैसा बाहर निकला तो मेरे ऊपर बंदूक रख दी। अरे हाँ, बोला जो है भाई निकालो। मेरे मामू ने बोला मेरे पास क्या है, मैं गरीब आदमी हूँ। बोला नहीं बस निकालो। खुद ही जेब में हाथ डाला, मोबाइल निकाला, मेरा पर्स निकाला, उसमें पैसे थे, और एक लड़का और बाइक पे खड़ा हुआ था, है ना? हाँ, तो फिर भाई ऐसा हुआ, मेरी गाड़ी भी बोला नजर नहीं पड़ी, मामू के पास बाइक भी है, बोला वो भी ले जाते। तो मेरे मामू ने बोला भाई देखो मोबाइल तुम लोग ले जा रहे हो, पैसे भी ले जाओ, लेकिन ये सिम तुम्हारे काम की नहीं, ये मुझे दे दो। तो लोगों ने यही कहा, बोला तुम हिलना नहीं, मुझे तेरे को गोली मार देंगे।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये तो हकीकत बात है कि इस तरह है। लेकिन देखें, आपने अगर ये वाक़या शेयर किया है तो अब लोग थोड़ा सा एहतियात करेंगे। सेकंडली, अगर मैंने जो बताया आपको, ये पंजाब में कराची में इस वक्त ये कराची में मेरे पास CCTVs भी की कुछ वीडियोस भी आई हुई हैं। तो हम बताने का मकसद ये है कि देखें, कुछ थोड़ा बहुत हम एहतियात कर सकते हैं ना। अगर जब आपको इन्फॉर्म हो जाता है, इंसान को पता चल जाता है, तो थोड़ा सा केयर कर लेता है, बस मकसद यही है। बाकी अल्लाह ताला हिफाजत करने वाला है, वही परवरदिगार है, वही आपकी और हमारी जानों की हिफाजत फरमाते हैं जी। दूसरा शकील भाई, यकीन करो यार, इनको एहसास नहीं है कि नशे में होते, मारने में देर नहीं करते। इनको नहीं पता है इस बंदे के पीछे इसकी कितनी बड़ी फैमिली है। नहीं, इस पे उनको इससे कोई सरोकार ही नहीं है, क्योंकि उनको इस चीज़ का नहीं पता कि इनके प्यारे देखिए, मैं हमेशा एक बात करता हूँ, ये जो नशा कर रहे होते हैं, मैं इनसे भी जब मेरी मीटिंग्स होती हैं, बातचीत होती है, मीटिंग से मतलब है कि जब इनके साथ कभी गैदरिंग्स होती हैं, हम बैठते भी हैं इनके साथ ना, काउंसलिंग के हवाले से, इसके हवाले से मैं ज़रूर जाता हूँ ऐसी जगहों पर। तो मैं उनसे कहता हूँ कि देखो, तुम्हें अपनी ज़िंदगी का एहसास नहीं है, लेकिन तुम ये तो सोचो कि तुम किसी के प्यारे हो, और कुछ प्यारे तुम्हारी वजह से घरों में इस वक्त परेशान हाल बैठे हुए हैं, लेकिन नहीं एहसास होता। चले सर, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, जज़ाकल्लाह, थैंक यू जी। इस वक्त एक ट्रैफिक अलर्ट भी मैं देता चलूँ जी। मकाम है मलीन नदी ब्रिज जानिब शहर और जानिब कायदाबाद, बवजह बारिश, पानी और खड्डे, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी आस्था है। बिल्कुल इसी तरह एक मेरे साथ अभी हुआ है और मैं भी इसी वजह से डिले हुआ हूँ जनाब। इसके अलावा एक और है जी, मकाम है डाखाना जानिब 3 हट्टी तौफीक रोड, एक मीनार मस्जिद के सामने तरक्याती काम है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी आस्था है। एक और है जनाब अलर्ट, मकाम है जी आगा खान सोएम रोड या चौक, बवजह बारिश का पानी जमा होने की वजह से और रोड पर गड्ढे पड़ने की वजह से ट्रैफिक की रवानी आस्था है। यहाँ पर भी आप एहतियात करें। और चूँकि आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि मैं ख़ुद अभी सब कुछ देखता हुआ आ रहा हूँ और काफ़ी डिले हुआ है, और इस तरह मैं चाह रहा हूँ कि आप भी बचें। अगर आपको ये अलर्ट मिल जाए तो आप भी उस रूट को चेंज कर लें। कॉल लेते हैं, सुनते क्या कहते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम सिंध पुलिस, अस्सलाम वालेकुम बेग साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बेग साहब, मोहम्मद इरफान बल्दिया टाउन कराची से बात कर रहा हूं। जी मोहम्मद इरफान साहब, मैं अल्लाह का बहुत करम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बेग साहब, मैं आपसे ये कहने ही वाला था कि इस पर आप प्रोग्राम रखें और आपने रखा। तो बेग साहब बहुत ज्यादा हो गया ये। मैंने यूँ समझे कि एक हफ्ते के अंदर अपने इलाके में 3 वारदातें अपने सामने देखती हैं ये। अच्छा। एक मैंने 125 छीनते हुए देखी और 2 मैंने मोबाइल छीनते हुए देखे, बिल्कुल अपने सामने। और मैं आपको एक मजे की बात ये बताऊं कि जहाँ ये छीना झपटी हुई है वहाँ सन्नाटा नहीं था। ऐसा नहीं था कि पब्लिक नहीं थी वहाँ पे, बिल्कुल मेन स्टॉप पे कम से कम भी जो है ना, ये यूँ समझे कि 8-10 फीट के फासले पर 15 से 20 लोग खड़े हुए, उस दरमियान ये वाक़या हुआ है सब। लेकिन बहुत ज्यादा है ये, एहतियात की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं ये कहूँगा कि आप ये ना सोचें कि आप इतनी पब्लिक के दरमियान है तो सेफ है। आप अपने सामान की खुद हिफाजत करेंगे, चाहे आप पब्लिक के दरमियान में हो, सन्नाटे में हो तो वो तो वैसे भी करनी है, लेकिन पब्लिक के दरमियान में भी ये वाक़यात हो रहे हैं। ये इतना सीधा दलेर हो गए हैं ये लोग कि इनके दिल से बिल्कुल इस चीज़ का खौफ ही नहीं है कि इतनी आवाम में हमें पकड़ा भी जा सकता है। और काफी लोग पकड़े भी गए, उनका अंजाम भी आपने देखा कि किस तरीके से उनको मारा। लेकिन इरफान, ये तो बात सही, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जो मैंने अभी आपको पूरा एक इंसिडेंट जो बताया आपको, ये बेसिकली इस वक्त शहर कराची में बड़ा बढ़ गया है। और ये जैसे बहादराबाद है, क्लिफ्टन है, आपकी जो हैदरी मार्केट के पास कहीं आप पार्किंग कर रहे हैं, यहाँ की जो CCTV और कुछ मोबाइल फुटेज मैंने जब देखी तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि इतने अंदाज से वो किताबें कापियाँ बेचने का करके, और उसके बाद वो एक पीछे से आवाज़ निकालता है कि जैसे उसकी गाड़ी के नीचे वो आ गया। वो बंदा बेचारा जाता है, पता चलता है कि वो दूसरा जो पीछे दूसरी तरफ जो बैठा होता है वो चीज़ लेके भाग जाता है। जैसा ये पूरा टोला होता है। और एक बात और, जब इनको पकड़ लो ना, जी जी, वो जो बीच में लोग आते हैं जी, वो बिल्कुल वो भी इनके अपने बंदे होते हैं। जी बिल्कुल ये वैसे ही है। जब हम पेट्रोल पंप पे किसी को पकड़ लेते हैं ना, किसी वो कि भाई ये तुमने कम डाला है, तो उधर ही का स्टाफ उसको 2-3 थप्पड़ मारता है ताकि ऐसा ना हो कि इसको पुलिस ले जाए या कोई और हो जाए, इस पे कार्रवाई। बिल्कुल ठीक है आपने। एक काम और भी स्टार्ट किया बेग साहब, मैं इसकी भी निशानदेही करूँ। इन्होंने जाली कार्ड बनाए होते हैं पुलिस वगैरह के, इस तरह के सिक्योरिटी के ना जाली कार्ड इन्होंने बना के रखे होते हैं। हाँ बिल्कुल, पुलिस इनको फिर पकड़ती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसको मेरे हवाले करो।
मैं अभी अभी इसको लेके जाता हूँ अपने साथ, वो बाइक पे बैठा के उसको अपने साथ ले जाते हैं और वो उनका अपना ही बंदा होता है। बिल्कुल सही कहा जी, बहुत शुक्रिया इरफान, तो अच्छा लोगों को बताने के लिए, कम से कम लोग इससे बच सकें। बहुत शुक्रिया जी। काशिफ अली मलिक जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आप शकील भाईजान, आदाब अर्ज़ है आपको, बहुत सारी दुआओं के साथ, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, पेट में गया जहर एक की क्या जान ले सकता है, मगर कान में गया जहर कई रिश्तों की जान ले लेता है। इसलिए कान के कच्चे मत बनो और बग़ैर दलील के किसी की बात मत मानो, वरना बहुत पछताओगे। जिसके बारे में जी बिल्कुल सही है काशिफ अली मलिक साहब, आपने जो लोगों को बता दिया है, और मैं समझता हूँ कि तस्दीक करनी चाहिए, वरना वो होता है ना कि जी वो कुत्ता कान ले गया, उसके पीछे भाग रहे होते हैं, पता चला कान तो नहीं ले गया, खामखा भाग रहे हैं। बिल्कुल ठीक मिसाल दी जाती है और इस पे हमें इस चीज़ का बिल्कुल एहतियात करनी चाहिए। कॉल और लेते हैं, सुनते हैं क्या कहते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक जी, आप कौन सा, कहाँ से? जी अल्लाह, मैं औरंगजेब खान बोल रहा हूँ। मैं इस वक्त तो प्रोडक्शन के एरिया से हूँ। जी जी, बात कीजिए। तो आपका प्रोग्राम सुन रहा था तो मुझे वाकई याद आया। जी बताइए बताइए बताइए। मैं बस स्टॉप पे खड़ा था, उस दिन मेरे पास बाइक नहीं थी तो बस के लिए खड़ा था। ठीक है। तो एक रिक्शा आया और रिक्शे के अंदर जो लगते थे जैसे देहाती बंदे होते हैं ना, जी जी, और एक बच्चा उनके गोद में बैठा हुआ था। तो रिक्शा रोका, बोला आप कहाँ जाएंगे? तो मैंने उनको बताया भाई मुझे तो वहां तक जाना है। तो बोले आप भेज जाए, 50 रुपए दे देना, आपको उतार देंगे। तो मैं बैठ गया। आपको आवाज आ रही है? जी जी, मैं सुन रहा हूँ, आप बात कंटिन्यू करें क्योंकि टाइम बड़ा कम है, मेरा प्रोग्राम वैसे ही आज लेट हो चुका है। हाँ, तो वो मैं बैठ गया उनके साथ। आप बैठ गया तो वो कहने लगे कि ये बच्चा बीमार है, उसको उल्टी होती है बार बार, वो बच्चा इधर से उधर हो रहा है। और इसीलिए जो है ना, उन्होंने मेरे पॉकेट में हाथ डाल दिया। क्या बात है। अच्छा, तो मैंने उसके हाथ को पकड़ लिया। ओके, जबरदस्त। अच्छा फिर? ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? तो कह रहे कुछ नहीं, ये बच्चे को उल्टी आ रही है ना, तो इसको बार बार होकर। मैंने कहा अच्छा रक्षा रोको, मैं रक्षा। अच्छा, रक्षे वाला भी उनके साथ मिला हुआ था। हाँ डेफिनेटली, एक ग्रो होगा ना पूरा। तो फिर मैंने उनको रोका और नीचे में उतरा। मैंने कहा तुम लोग सब नीचे आ जाओ, तुम लोगों ने चोरबाजी किया। तो पीछे से एक बंदा मोटरसाइकिल पे आया, बोला पीछे एक बंदा रो रहा है, उसको भी उन्होंने लूटा है। अरे आप बताइए कर रहे हैं। बस बात वही है जनाब के, देखे मैं एक अर्ज कर दूं कि कोई आकर आपको कहता है ना कि ये लो पैसे, तो इसका मतलब है कि उसके पीछे कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है कि कुछ छुपी हुई है। अचानक आके कोई आपकी गाड़ी से टकरा जाता है जबकि आप गाड़ी भी सही चला रहे हैं, अचानक आकर आपसे कहता है और रिक्शे में बैठो, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो उसके अंदर छुपा हुआ है। तो बेहतर है कि हम वो अमल से बचें कि जो हम समझते हैं कि आसान है लेकिन वो हमारे लिए बड़ा खतरनाक हो जाता है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का जी, आप दोबारा भी कॉल करते रहिएगा, बहुत शुक्रिया जी। आबिद अमीर है जी, फेसबुक पर कह रहे हैं जी, शकील भाई ज़्यादा हम जब लूटते हैं जब हमें किसी पर भरोसा हो जाता है और वो भरोसा ही फ्रूट की वजह से फ्रूट की वजह से बनते हैं। सुनो तरीका है, लिख कर सबूत रखें। और जी मेरे ख्याल है आप कहना चाह रहे हैं, मुझे याद है आपका एक वो कोई किसी मस्जिद के शायद मौज़न को किसी को आपने बग़ैर उसके जो है ना कोई चेक वेक भी आपका हुआ है, मुझे आपने बताया था। तो ऐसा ही है जी, बिल्कुल आबिद अमीर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन देखिए ना, अभी एक रक्षे का ये वाक़या बताया, ये भी देखिए आज जब ये बात मैं कर रहा हूँ तो लोग बता रहे हैं कि किस तरह हो रहा है। इरफान ने बताया। ये कॉल और लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप जब कॉल मिला रहे होते हैं यहाँ रखा करें ताकि कि मैं कॉल लेता हूँ, पीछे कॉल्स बहुत होती है ना, तो ना करें प्लीज़ इस तरह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं रिजवान भाई? शकील बेग बात कर रहा हूँ जी। शकील भाई, रिजवान भाई तो कल आए थे। चलिए जी, कुछ बोलना है आपको? जी, वो जो सौदे की लिस्ट के बारे में प्रोग्राम हो रहा था, वो कौन थे?
पता नहीं जी। आप एक काम करें, प्रोग्राम को सुनिए और हो सकता है कि आपको पता चल जाए। जो फ्रूट्स वगैरह और सब की जो लिस्ट बता रहे थे, कल प्रोग्राम हुआ था जी, कल मैंने प्रोग्राम किया था, वो उस पे कल का था। आज का टॉपिक मेरा ये है कि जो लोगों को लूटा जा रहा है, उनको बेचारों को पता ही नहीं होता, लूट जाते हैं, सिग्नल पे लूट जाते हैं। सरकारी लोग भी लूटते हैं। नहीं, सभी लूटते हैं। देखिए इस टाइम देखिए, जब कोई बेचारा चाह रहा होता है तो ना वो सरकारी नजर आता है ना गैर सरकारी नजर आता है। लूटने वाले को इससे कोई मतलब नहीं होता है वो लूटने। और मैं कहती हूँ उनका अल्लाह गौरा करे, क्योंकि मेरे भाई सरकारी अब अपना पिस्टल लेके जाते हैं। मेरे भाई का पिछले जो मोबाइल निकाला है ना उन्होंने। लेकिन मेरा सवाल ये है कि वो बेचारा कितनी पिस्टल लेके जाएगा भी तो क्या कर लेगा? अगर मिसाल के तौर पे किसी कितना बुरा है पिस्टल लेके जाना, कितना बुरा है। मैं यही कह रही हूँ आपको। अल्लाह नहीं करे वो चलेगी तो क्या होगा। पहले तो हम दे ही नहीं रहे थे उसको, लेकिन उसने कहा कि मेरी वो सरकारी बना, उसके तो अपने उसके पिस्टल है ना उनकी, फिर पुलिस ने मेरे दोनों भाई। ठीक तो अब देनी पड़ी उनको, लेकिन अल्लाह अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे मेरे भाइयों के साथ, सब भाइयों को। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। इस वक्त उनकी चीजों को भी अल्लाह अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और उनको भी अल्लाह अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। लेकिन पिस्टल लेके जाते हैं और दिल से हमारे अल्लाह को पता है हमारे दिल पे क्या गुजर रही है। चले अल्लाह ताला बेहतर करे। अलबत्ता बिल्कुल क्या क्या भूख रहे होते हैं, लेकिन कुछ होना चाहिए इनका। बस देखिए ग्रोह बने हुए थे, इतनी आसानी से घूम रहे। बस क्या इतना पता छोटे छोटे लोगों को भी है, आम आवाम को, कि इस तरह मिले होते, इस तरह मिले होते। तो आप ये बताएं, हमारे इदारों को नहीं पता होगा? ये तो आपके भाई, ये तो आपके भाई सरकारी अफसर हैं, वो आपको बताएंगे कौन कैसे कर सकते हैं। वो मैं आपको बताऊं, वो कहते हैं कि हम जो रोड वाली है ना उस साइड से उन्होंने साइड में किया अपने आप को। चले खैर, मेरा ख्याल है कि ये अभी हम टॉपिक कहीं और लेके चले जाएंगे। ये एक लंबी बहस हो जाएगी। हम लेकिन सेफ्टी करें अपनी, जो है ना, ये छोटे छोटे नहीं है, ये बहुत बड़े पैमाने पे हो रहे हैं अब। बस शहर कराची क्या, बल्कि मैं पंजाब की भी मैं वीडियोस देख रहा होता हूँ, चूंकि मेरे पास लोग शेयर कर रहे होते हैं चीज़ें, तो जब मैं वो देखता हूँ तो मुझे बड़ा नहीं, मेरे पास अभी पंजाब की बहुत वीडियोस आई हुई हैं। मेरे पास लाहौर की आई हुई है, मेरे पास भावलपुर की आई हुई है, मेरे पास मुल्तान की आई हुई है। शहर कराची तो देखिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है ना, करेंगे तो पता चलेगा। जी बिल्कुल ऐसे ही। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये कि होना चाहिए इससे, ये लूटना, ये लूट मार से बचाइए, चाहे वो फ्रूट्स में हो, चाहे सब्जियों में हो, चाहे दूध में हो, चाहे दालें, हर चीज में लूट मारे, कहीं सामने कहीं पीठ पीछे। चले जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो कॉल करिए, क्योंकि मेरे पास कॉलर पीछे काफ़ी होते हैं, तो प्लीज़ ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरी आपसे इस्तदा है, गुजारिश है कि जब आप मुझे कॉल कर रहे होते हैं तो प्रोग्राम को थोड़ा सा सुन लिया करें कि किस टॉपिक पे प्रोग्राम हो रहा होता है। हर रोज़ एक नया टॉपिक होता है, हर रोज़ एक नई बात होती है। तो जब भी आप कॉल करें तो प्लीज़ आप टॉपिक को ज़रूर सुना करें। और आबिद अमीर काशिफ मलिक के हवाले से बता रहे हैं, तो उसको बाद में सुनते हैं। कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शकील अहमद बेग साहब, मोहम्मद खान, कराची नाज़िमाबाद नंबर। जनाब मोहम्मद खान साहब, क्या कहेंगे सर? मैं जो बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो थोड़ी अजीब सी है। मैं किसी के सामने करता नहीं, क्योंकि मैं कहता हूँ लोग कहेंगे कि झूठ बोल रहा है। नहीं बताइए आप। बाइक वाले ने, साइकिल वाला है, माली बाबा है, साइकिल पे आता जाता है। वो माली बाबा कहीं अब्दुल्ला शाह गाजी से नीचे 26 स्ट्रीट की तरफ उतर रहा था। उसको नीचे से बाइक वालों ने हिट किया और फिर उतर के जो है ना, वो माली बाबा को बोलने आपको चोट तो नहीं लगी, और ये वो उसको उठाया और फुटपाथ पे बिठाया और मतलब दूसरा बोलने इस बाबा को पानी पिलाओ और ये करो वो करो। इतने में जो है ना, माली बाबा का मोबाइल, माली बाबा का बटुआ है, नाइट की पैसे सारे उसके निकाल लिए। तो बाबा को पता भी नहीं लगा। जब बाबा हमारे पास होटल में आया तो बहुत परेशान था, क्योंकि वो चाय बहुत पीता है। तो मैं कहा बाबा के लिए 2 कड़क चाय लगा दे एक साथ में। बोले नहीं बेटा, आज मैं चाय नहीं पीऊंगा। तो फिर मैं शुरू हो गया, मैं कहा आपको तो पीना है, आप तो रोज पीते हो। फिर उसने मैं पूरा वाक्य बताया कि वो लड़कों ने बाइक से मारा, फिर इतने इज्जत और एहतराम से उठाए तो फुटपाथ पे बिठाया और पैर में दबाए
फिर इज्जत से लूट के चले गए। मुझे पता ही नहीं लगा, मुझे अल्लाह पता ही नहीं अकबर। लगा, मेरे दोनों जेबों का सब आया कर दिया। बताइए आप, कितना दुख की बात है। वो एक कमजोर आदमी, बुजुर्ग आदमी, और ना जाने वो बेचारा किस तरह वो पैसे कमाता होगा, उसकी वो जमा पूंजी भी वो लेके चले गए, है ना दुख की बात। शकील अहमद बेग साहब कम से कम 60 साल उम्र है, बताइए आप। और बंगलों में गार्डनिंग का काम करता है, कोई 1-2 बंगले नहीं 15-20 बंगलों में काम करता है। तो कितनी मेहनत करता होगा ना वो। 40,000। सर मेहनत देखे ना कितनी होगी इस उम्र में, वो शख्स कितनी मेहनत करता है, और उसके साथ अगर कोई इस तरह करे तो है ना, ये मकसद देख के कहाँ लगता है कि हमारे अंदर कहीं थोड़ा सा भी इंसानियत है। और फिर साइकिल के ऊपर बड़ी बात है, बहुत वाहिम्मत इंसान है, अल्लाह ताला खैर उनको। मैं तो समझा कि शकील अहमद बेग साहब ने ये वाक़या देख के आज प्रोग्राम में ये नहीं, मैंने एक बुजुर्ग का अलबत्ता मैं थोड़ा सा माजरत के साथ, अभी मैं एक बुजुर्ग की मैंने एक वीडियो वायरल की थी, वो पढ़ाते हैं बच्चों को। इत्तेफाक से जब मैंने उनकी वीडियो वायरल की, वो टीचर है, 73 ईयर्स ओल्ड है, और साइकिल पे जाते आते हैं ना क्लॉक टावर की तरफ, इधर उधर से फिर आते हैं। उनके साथ एक हादसा हुआ है कि उनको सुबह सुबह फजर के टाइम जब वो निकले, उसके बाद उनको किसी ने हिट किया है और उनकी टांग फ्रैक्चर हो गई है, और उनके आगे पीछे कोई भी नहीं है, ना फैमिली मेंबर्स है ना कोई है। ये वाकया तो खैर मैं फिर मुझे किसी ने रब्ता किया, फिर मैं हॉस्पिटल गया हूँ बाकायदा। अब उनका शायद मेरा ख्याल ऑपरेशन हुआ है, तो उसके बाद चूंकि मेरे पास कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है किसी का, लेकिन अलबत्ता ये मैं बता रहा हूँ कि इस तरह के जो लोग होते हैं उनके साथ इस तरह ज्यादती होती है।